नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की तरह ही हाथरस रेप और मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मामले में भी सुशांत केस की तरह अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। पीड़िता ने घायल अवस्था में एक वीडियो में बयान दिया था कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। वहीं 8 दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन इसी एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया है। 22 सितंबर की एमएलसी रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया था कि फॉरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जेएनएमसी के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से तैयार एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने हमले के वक्त अपनी सुध को खो दिया था। और जिस तरीके से इस पूरी घटना में 2 नई रिपोर्ट आई हैं और दोनों ही बिल्कुल भी एक दूसरे से विपरीत है। एक रिपोर्ट में रेप की बात सामने आई है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में पूरी तरीके से रेप को खारिज किया गया है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पीड़िता के साथ में रेप हुआ है, जबकि दूसरी रिपोर्ट इस बात को खारिज करती है। और इसी के साथ में पीड़िता के शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान मिले थे। और जबकि खुद पीड़िता ने घायल अवस्था में एक वीडियो में ये बयान दिया था कि उसके साथ में रेप हुआ था। 4 लोगों को उसने आरोपी बताया था। 4 लोगों पर उसने आरोप लगाया था कि 4 लोगों ने उसके साथ में गैंगरेप किया। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में 2 रिपोर्ट सामने आई हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से रेप की जो पुष्टि को खारिज कर दिया है और वहीं दूसरी रिपोर्ट ये दावा करती है कि पीड़िता के साथ में रेप हुआ था। लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब तो 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी विपरीत हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से अगर एमएलसी की रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो दोनों के तथ्य और जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास जो है वो बना हुआ है कि आखिरकार जो है सच्चाई क्या है उस पर जांच की जाए। क्योंकि जो मेडिकल लीगल होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है उसमें भी जो है घाव के निशान होते हैं और कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है उसमें जो है जिक्र नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिरकार ये दोनों तथ्य जो रिपोर्ट पेश किया गया है उनमें इतना जो है अलगाव जो है उसको लेकर के जांच करने की बात हो रही है कि दोनों तथ्यों को, कि जिस तरह से उसके जो बयान आए थे जब पीड़िता जो है वहां पे एडमिट भी थी तो उसने उसका जो है वीडियो भी वायरल हुआ था कि उसने 4 लोगों पर जिस तरह से आरोप लगाए थे तो उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो घाव के निशान है वो सामने वो भी जाहिर होते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आती है उनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी जिस तरह से जो एडीजी कानून जी संजीव, पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर था कि हाँ, पीड़िता के साथ में रेप की वारदात हुई है। लेकिन अब जिस तरीके से 2 रिपोर्ट सामने आई हैं और बिल्कुल भी विपरीत हैं, जिस तरीके से ये जो पूरे जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, जितनी बातें सामने आ रही हैं, उससे क्या लगता है, क्या सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है? देखिए, जो घटना हुई थी 14 सितंबर को घटना होती और जब पीड़िता की साथी तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की, क्योंकि पहले ही पुष्टि जो है उसी आधार पे अगर बात की जाए, जब पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया था उसके बाद 376D का जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन अगर बात की जाए कि आखिरकार प्रयोगशाला की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उस पर जो तथ्य सामने आए हैं उसको लेकर के जो बना हुआ है कि आखिरकार जो है इन दोनों तथ्यों को लेकर के ही जांच की जाए। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक ही मामले में जिस तरह के जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है तो आखिरकार क्या किन तथ्यों को छुपाया जा रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। तो संजीव, अब इस बात का स्पष्टीकरण कैसे होगा? अब इस बात का स्पष्टीकरण कैसे होगा, क्योंकि 2 रिपोर्ट अलग अलग हैं। अब आगे कब तक ये जो बात है उसका स्पष्टीकरण हो पाएगा, कब तक नतीजे पर पहुंच पाएंगे?
देखिए, इस पूरे हाथरस के कांड में पूरी तरह जो है एसआईटी जांच कर रही है और जिस तरह से हर तथ्यों पर जांच की जा रही है और जो प्रयोगशाला की रिपोर्ट है और एमसीएल की रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्टों को पेश किया जाएगा क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जो गठन किया गया है उस पर हर तथ्यों पर जांच की जा रही है। पुलिस की जो बयान है और जो पीड़िता के परिवार वाले उन पर भी जो है बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर के पहलुओं पर जांच की जा रही है। कई बिंदुओं पर जो है संजीव, जब पीड़िता का खुद बयान सामने है, जब जी। पीड़िता का खुद बयान सामने है कि उसके साथ में रेप हुआ है, तो फिर इस जांच का क्या मतलब है? क्योंकि साफ हो रहा है ना कि सच में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पीड़िता ने खुद उसके साथ में घायल अवस्था में उसने ये बयान दिया था कि उसके साथ में ये घटना हुई है, लेकिन उसके बाद में ये रिपोर्ट आई है कि उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो पीड़िता का जो वीडियो वायरल हुआ था कि उसके साथ जो है उसने खुद, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई दुष्कर्म की जो पीड़िता होती विक्टिम होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करती है। उस बयान में भी साफ तौर पे जो है पीड़िता ने जाहिर भी किया था कि उसके साथ जो है रेप किया गया है और 4 आरोपियों के नाम जो है वो शामिल हुए थे और चारों आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो विक्टिम है उसने अपना बयान दर्ज कराया था, उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट आती है, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर हो गया था कि उसके जो है घाव निशान थे, तमाम चीजों को लेकर के जो है रिपोर्ट सामने पेश आ भी चुकी थी। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आती है उसमें कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में जिक्र नहीं होता है कि उसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है दुष्कर्म नहीं किया गया। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार दो रिपोर्ट में इतना अंतर क्यों है, क्यों जो है जो प्रयोगशाला की रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें अंतर तो है और उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें इस तरह का अंतर तो है। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। सरकार और शासन के जो अधिकारी है वो किस अधिकारी को बचाने में लगे हैं। बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल संजीव, सरकार और साथ ही प्रशासन लगातार पीड़ित के परिवार से तो सवाल जवाब कर रहा है, उनसे लगातार पूछताछ भी कर रहा है, लेकिन जो आरोपी हैं अभी उनके परिवार वालों से क्या पूछताछ की है? क्या आरोपी के खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही थी या फिर जो भी कार्रवाई होनी है उसमें कोई कार्रवाई अभी आगे चालू है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है जो वादी है और जो प्रतिवादी है उनके परिजनों का जो है नार्को टेस्ट करने के जो निर्देश भी दे रखे हैं, क्योंकि अभी बीते 2 दिनों पहले ही जो है मुख्यमंत्री ने नार्को टेस्ट की भी बात की थी, जब जिस समय जो है 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे। पुलिसकर्मियों का भी जो है नार्को टेस्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ जो वादी पक्ष के जो लोग हैं उनकी जो है नार्को टेस्ट कराने की बात जो है कही गई थी, निर्देश दिया गया था साफ तौर पे। और उसको लेकर जो परिजन है उनका भी कहना था कि हम जो है अगर जांच कराना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके द्वारा जांच कराई जाए। और क्योंकि जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी और सीबीआई जांच के लिए जो आदेश दे दिए थे मुख्यमंत्री ने, तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो ये पूरा प्रकरण हाथरस का जो कांड है उस पर भी सवाल निशान खड़ा हो गया है कि आखिरकार किन वजहों से जो रिपोर्ट पेश की गई है और जो प्रयोगशाला जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उनमें काफी अंतर जो है वो। लेकिन अगर बात की पुलिस जाए प्रशासन पर भी संजीव काफी ज्यादा आरोप लगे हैं और अब भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा विपक्ष आरोप लगा रहा है, कितनी सच्चाई है इन सब आरोपों में? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे पुलिस पर सवालिया निशान जो है इस पूरे कांड में जो है लगते रहे, क्योंकि जिस तरह से अगर देर रात जो पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया उस पर को भी लेकर के जो है विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरने लगा कि आखिरकार वजह क्या थी कि देर रात जो है पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो तमाम जिलों में जिस तरह से रेप की घटनाएं आ रही है उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। सरकार को के लिए जवाब देने के लिए जो है यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं जो है चुप्पी साधे हुए है कि आखिरकार जो है जिस तरह से कानून व्यवस्था की जो दावे और वादे किए जाते हैं उनको लेकर के विपक्ष को एक बार फिर मौका जो है मिल चुका। और सियासी तो अगर पारा की बात करें तो सियासी पारा जो है काफी चढ़ चुका है। और इस समय हाथरस की अगर बात करें तो बिल्कुल संजीव हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल संजीव बने रहिए। लेकिन साथ ही इस वक्त हमारे साथ में शौकत अली सपा नेता जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। लगातार आप पूरी तरीके से आपकी पार्टी भी जो भी घटना हुई हाथरस में वहां पर जा रहे हैं, नेता भी आपके लगातार मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें की जो भी वो कार्रवाई कर रहा है वो सही से नहीं कर रहा है? देखिए, अभी एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध हुई है आप लोगों के माध्यम से कि एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, 2 मेडिकल रिपोर्ट, एक सही और दूसरी, एक में पुष्टि हुई है रेप की और दूसरे में नहीं हुई है। तो जिस तरह ये मेडिकल रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं उससे संदेह पैदा होता है। तो सही से सरकार अगर जांच कर रही होती, सही से इनके लोग जांच कर रहे होते तो आज इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही, शायद मुझे लगता है कि सही रिपोर्ट आती और सही न्याय मिलता।
तो इनकी दो तरीके की रिपोर्ट आने का साफ साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें संदेह में है। तो अब इसके लिए अब आगे क्या काम करेंगे सर? क्या उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आप आगे और ज्यादा, जिस तरीके से आप अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, वहां पर लगातार पहुंच भी रहे हैं, जिस तरीके की जो 2 रिपोर्ट आई हैं उसको लेकर अब आगे आप क्या प्लान करने वाले हैं? किस तरीके से पीड़िता को न्याय दिलाएंगे? पूजा जी, हम हर तरीके से आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, चाहे सड़क की बात हो, संसद की बात हो या पीड़ित परिवार से मिलने की बात हो। जब भी हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा, हम बिल्कुल पीड़ित परिवार के साथ हर संभव लड़ने के लिए तैयार हैं। उस बच्ची को सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने से आप न्याय दिला पाएंगे? शौकत अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप केस में 2 रिपोर्ट आई हैं, जिसको लेकर लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ संजीव जुड़े हुए थे, इस पर तमाम जानकारी दी थी। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में किसान कानूनों का विरोध जारी है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना विरोध तेज कर दिया है। राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। आज पंजाब में उनका दूसरा दिन है। खेती बचाओ यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। कल मोगा से इस अभियान को उन्होंने शुरू किया है। इस 3 दिवसीय अभियान का नेतृत्व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान राहुल गांधी ने पहले एक जनसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी आज भी ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व करेंगे। आज यात्रा संगरूर से सामना तक जाएगी और इस यात्रा में भी बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे और राहुल गांधी इसका नेतृत्व करने वाले हैं। और इसी के लिए राहुल गांधी के लिए सुरक्षा में जो भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं वो भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। किसानों के हित में ये रैली की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी पूरी तरीके से अपना जो है एक्टिव हो चुके हैं। वो पंजाब में लगातार रैली करेंगे। कल से रैली की उन्होंने शुरुआत की थी। ट्रैक्टर से ये रैली की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और कल भी जिस तरीके से जो रैली की गई थी, मोगा से रैली की शुरुआत हुई थी, उसमें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल हुए थे। उसके साथ में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। विनीत कपूर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, कल जिस तरीके से उनका वार था बीजेपी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वो अब आगे एक तौर पर राजनीति में एक्टिव हैं। कल मोगा से उन्होंने ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की थी। आज ये रैली संगरूर में होने वाली है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज रैली जो है संगरूर के अंदर होगी और सुबह 11 बजे के आसपास यानी अब से कुछ देर के बाद ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। पहले जिस तरह से एक बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी, उसके बाद ट्रैक्टर मार्च होगा और उसके बाद दोबारा से एक पब्लिक मीटिंग होगी और 20 किलोमीटर का सफर आज भी ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो तय करता हुआ नजर आएगा। और आज भी इस ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को चिताने का प्रयास किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से कि आपने जो ऑर्डिनेंस और जो ये कानून पास किए हैं ये कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं, तो इसमें बदलाव करें, नहीं तो इनको सिरे से रद्द करें। हालांकि लेकिन कल खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जब भी उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो इन कानूनों को हटा देंगे, यानी कि वो खुद कह रहे हैं कि अभी उन कानूनों का कुछ नहीं हो सकता, वो सत्ता में आएंगे तभी हटाएंगे। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बीजेपी के एटीट्यूड की बात करें तो केंद्र का जो एटीट्यूड है वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। इन कानूनों में किसान विरोधी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी के लीडर कहते नजर आ रहे हैं कि एमएसपी पर ही फसलों की खरीद होगी, एमएसपी के दाम जो है वो बढ़ते भी नजर आएंगे और किसानों को इन कानूनों से सीधे तौर पर आजादी मिली है, कहीं भी अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी के जो नेता हैं वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, तो उसमें लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बीजेपी अपने इन कानूनों को लेकर कोई स्टैंड जो है वो बदलने वाली है। इसी वजह से राहुल गांधी जो है सत्ता में आने की बात करते नजर आ रहे हैं कि अगर किसान उनको सत्ता में लेके आते हैं तो फिर वो इन कानूनों को सिरे से रद्द करेंगे। यानी
किसानों के नाम पर फिलहाल राजनीति भी होनी शुरू हो चुकी है, अपने वोट बैंक को भी मजबूत ये जो बनाने की लड़ाई है पक्ष और विपक्ष की, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को तो फायदा कोई होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पक्ष है वो लगातार यही कह रहा है कि नहीं, उन्होंने जो भी कानून लेके आए हैं वो सही है, लेकिन विपक्ष लगातार इन कानूनों को लेकर राजनीति कर रहा है। किसान भी सड़कों पर हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को क्या फायदा होगा? देखिए, किसानों की बात करें, फिलहाल रोष मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जब धान की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में मंडियों में जब फसल जाएगी तो उसकी खरीद शुरू होगी, तब देखने वाली बात रहेगी क्या इन कानूनों ने किसान को इतनी बड़ी राहत दी है कि मंडियों में उसकी फसल है वो महंगा मुंह पर बिके, एमएसपी से ऊपर जाती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो फिर जरूर किसानों को लाभ होगा, लेकिन अगर एमएसपी पर फसलों की खरीद नहीं होती, किसान को फसल बेचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके लिए परेशानी भरा समय रहने वाला है, क्योंकि केंद्र लगातार यही बात कह रहा है कि वो ये कानून रद्द नहीं करेंगे, ये कानून लागू होंगे। तो ऐसे में विरोध भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है, लेकिन असल में जब ये कानून इम्प्लीमेंट होंगे तब इनका क्या प्रभाव होगा वो आने वाला समय बता पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब वक्त हो छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर नामांकन भरने की अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही नामांकन फाइल करने में जुट जाएंगे। उधर जहां पर महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है, वहीं एनडीए से लोजपा के अलग होने के बाद एनडीए भी सीट शेयरिंग की घोषणा करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण की सीटों पर जदयू भाजपा के प्रत्याशी 8 अक्टूबर को ही नामांकन भरेंगे। 16 जिलों की जिन 71 सीटों पर इस चरण में चुनाव हो रहे हैं, उन सीटों पर टिकट पाने वाले उम्मीदवारों को जदयू के साथ साथ भाजपा की ओर से भी सूचनाएं जाने की उम्मीद है। रविवार को भी कुछ नेताओं को फोन से नामांकन की तैयारी करने को कहा गया था।
भले ही लोजपा की वजह से एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हो पाया था, लेकिन जदयू और भाजपा में स्पष्ट सीटें चिन्हित हो चुकी हैं कि किस दल को कहां से प्रत्याशी देना है और अब बहुत ही जल्द प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। पूरी तरीके से तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये भी बात है कि एलजेपी के अलग होने से कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से जारी हैं और लगभग सभी दलों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर महागठबंधन भी अपनी तैयारियों में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं एनडीए की बात की जाए तो उसमें भी एलजेपी की नाराजगी भारी पड़ सकती है। एलजेपी अब अलग हो चुका है, जिसके बाद से अब जदयू और भाजपा में प्रत्याशियों का ऐलान बहुत ही जल्द होगा। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि लंबे समय से जिस भी गठबंधन के साथ थे वो नाराज नजर आए हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन से अलग होने का फैसला भी लिया है। एलजेपी तो पिछले कई समय से नारा चल रहा था। चिराग पासवान भी पिछले कई दिनों से जो है विरोध दर्ज कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर। ये पूरा का पूरा विरोध था। इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से बिहार में जो इलेक्शंस की तैयारियां हैं, सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी हैं और कहीं ना कहीं सभी तैयारियों को अब अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और अब ये भी बात सामने आ रही है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार की जिस सियासी राजनीति का आज विराम होने की संभावना है। जहाँ महागठबंधन की सारी पत्ते लगभग खुल चुके हैं, हर जगह कोई उम्मीदवार को खड़ा करने की तैयारी कर चुके हैं और खास करके जो पेच लगी थी राजग की लगभग आज शाम तक पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से अगर कहा जाए सीधे तौर पे कि खास करके लोजपा की बातें कही गई थी कि 143 सीट पे अपनी खुद की लड़ने के लिए तैयारी है, तो उसी तरीके से अगर आप सीधे बातें करें मुकेश सहनी का, तो उनकी भी खुलासा होने की बातें कही जा रही है। सीधे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी, उसमें बात आई थी कि बीजेपी से वो जुड़ने जा रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि लगभग सारी सियासी राजनीति विराम की ओर चल चुका है और जो लोग भी अभी सामने में आने की बातें कही जा रही है, खास करके जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी हैं, जिस क्षेत्र में अपने रंग को डालना चाह रहे थे, रंगत में आना चाह रहे थे, वो लगभग अब विराम होने की संभावनाएं बढ़ चुका है। बिल्कुल मिथिलेश, एक बात और है कि कल खुद जो कि एलजेपी के एक नेता हैं चंदन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर जहां कहीं भी जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारती है वहां पर एलजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इस बात के क्या मायने हैं? देखिए, सीधे तौर पे कहा जाए कि केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो लोजपा बीजेपी के साथ अपनी साठगांठ बना करके रखा है, लेकिन बिहार की सियासी राजनीति में लोजपा अपने आप को जदयू से अलग रखा है, लेकिन बीजेपी का अभी भी साथ में है। जदयू की अपनी पत्ता साफ करने के लिए ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोजपा अपने कैंडिडेट को उतार रहा है। बीजेपी की समर्थन उसमें ज्यादा तौर पे अगर राजनीतिक विश्लेषण की आंकड़ा ले या एएनबी सूत्रों की हवाले की खबर हो, तो सीधे तौर पे ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से जदयू की जितनी भी सीटें हैं उन तमाम सीटों पर लोजपा अपने कैंडिडेट को उतार करके जदयू के खाते को कम करना चाहता है और बीजेपी की बढ़त बढ़ाने की प्रयास। तो क्या इसका फायदा एलजेपी को मिल पाएगा? देखिए, यहाँ पूरी तरीके का लड़ाई जो भी है वो दलित और महादलित की वोट बैंक की लड़ाई है। दलित और महादलित की लड़ाई को लेकर के जिस तरीके से अपने आप को एलजेपी तैयार करके रखा है कि मेरे सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर मौजूद है तो दलित महादलित में है, तो उसको लेकर तैयार बैठा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गठबंधन का भी भाकपा माले का और सीपीआई एमएल का सारा अपनी वोट बैंक लेकर के तैयार बैठा है। तो दोनों पक्षों का अपनी तैयारी है, जिसके तहत में सारे वोट बैंक को काटने को लेकर के ही कहा जा सकता है। जदयू के खातों में अगर देखा जाए सीधे तो वहां पर किसी भी तरह का दलित महादलित का वोट बैंक का तैयारी नहीं है। दलित महादलित की जो वोट बैंक था वो कट गया, खास करके एलजेपी अपने आप को बाहर कर लिया। तो अब सीधे तौर पे कहा जा सकते हैं कि जिस तरीके से एलजेपी अपनी तैयारी करके रखा है 143 सीटों पर, निश्चित है कि जदयू के खाते में कम गिरेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के सियासी की राजनीति में शतरंज की चाल खेली गई है वो पत्ता उड़ा गया है, वो पत्ता
सीधे कहा जा सकता है कि मिथिलेश, एक बात और है कि जिस तरीके से ये जो पूरी गठबंधन की लड़ाई है, पूरी एनडीए की लड़ाई है, इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि विपक्ष ही जीत जाए। देखिए, ये कहना अभी इसी तरह कर सकते हैं आपकी जल्दीबाजी ही कही जा सकती है, लेकिन बिहार की सियासी राजनीति में बीजेपी जिस तरीके से अपने कार्य कर रहा है, तो सीधे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप इसको जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्हें सपा और तमाम बसपा लोगों की पत्ता को साफ कर करके अपनी व्यापक रूप में बीजेपी ने अपनी रखा, उसी तरीके से बिहार में भी होने की संभावना कही जा सकती है। बीजेपी के खास करके जेपी नड्डा और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में साफ तौर पे निकल के यही सामने में आया था कि अब की ज्यादा से ज्यादा सीटें बिहार में लानी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो आगे ही तय हो पाएगा मिथिलेश कि क्या आंकड़े, जिस तरीके से जो भी राजनीतिक रणनीतियां बन रही हैं, उसका क्या असर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।